औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम हम अस्सलाम लोग रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अपने जय प्रोग्राम में, अपनी परिचर्चा में जिस तरह से हम लोग रोज़ आ रहे हैं, आ चुके हैं, जिसका विषय है चाइना में मुसलमानों के साथ बर्बरता। ये विषय को लेके हम लोग रोज़ बात कर रहे हैं क्योंकि चाइना वो मुल्क है जो शैतानियत की हदें पार कर चुका है और उसने पूरी दुनिया में पहले तो कोरोना वायरस देके अपनी गंदगी फैलाई, उसके बाद वो भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसने हमारे वीर जवानों को 20 सैनिकों को शहीद किया है, जिनकी याद हमारे दिल में हमेशा ही रहने वाली है। हमारा मन उससे भरा हुआ है, दुखी है। हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं, खिराज हकीकत देते हैं और उनका बदला भी हम चाइना से लेंगे, हमारी सेना लेगी। और चूंकि हम लोग सैनिक नहीं हैं, मगर भारत का 140 करोड़ 135 करोड़ इंसान पूरा देशभक्त है और चाइना का दुश्मन है और उसके साथ ही वो चाइना के विरुद्ध में एक सैनिक की तरह खड़ा हो रहा है और उसी कड़ी में हम लोग भी ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चाइना की जितनी से ज्यादा मजम्मत, जितनी ज्यादा से ज्यादा उसकी बुराइयां हम गिना सकें, दुनिया के सामने ला सकें, उसकी जो बुराइयों की सच्चाई है वो पता लग जाए दुनिया को। इसी वजह से, इसी मकसद के साथ हम इस कार्यक्रम को लेके आते हैं आपके सामने और रोज आते हैं और मेरे साथ पूरे देश के बहुत गिने चुने बुद्धिजीवी रहते हैं और आज भी मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान हमारे साथ हैं जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ आ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा अपने पहले मेहमान का, दुर्गानंद झा साहब का। दुर्गानंद झा साहब मूलतः बिहार के हैं और पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका मैं आपको एक बार परिचय पढ़ के सुना देता हूं। दुर्गानंद झा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, हैज बीन प्रोजेक्ट director of a number of research projects covering diverse sectors and the issues such as the FDI, agriculture, labor, decentralization, and Panchayati Raj. He was also member of a committee on Vision 2020, constituted by the Elsewhere Planning Commissions in 2012. He has presented a number of papers on the issue of governance, development and strategy affairs in the various national and international conferences. In 2007, he was member of a committee constituted by the Ministry of Panchayati Raj to review use of the grant by various states under the 14th Finance Commission. Besides academic activities, he has been active on the various social issues. He has convened number of the meetings since 2011-13 between the distinguished persons from Hindu and Muslim community, drawing from various walk of life to resolve disputes on the various social and religious issues. हमारे दुर्गानंद झा साहब का ये एक छोटा सा परिचय था जिसमें ये हमें समझ में आया कि दुर्गानंद भाई साहब ने पूरे देश के अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर तैयार किए हैं और वो प्लानिंग कमीशन की कमेटी में भी रहे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम के जो इश्यूज रहते हैं उन पे भी आपका बड़ा सकारात्मक रवैया रहता है और आप पूरे देश में इस तरह के संवादों को करते रहते हैं। और भी कई सारे काम है दुर्गानंद झा साहब के जो कि बौद्धिक स्तर पे बहुत जरूरी हैं। देश को उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और करते आ रहे हैं। ऐसे मेरे प्यारे मित्र भाई दुर्गानंद झा साहब का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं और उनका खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम में। नमस्कार दुर्गानंद भाई साहब। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं मीर खान पीर मोहम्मद मुतवा साहब नदवी। मुतवा साहब भारत की उस जगह से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं जिसको हम लोग भुज कहते हैं, जिसके कच्छ से आते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर है, रेगिस्तानी बॉर्डर है राजस्थान का, वो गुजरात का, वहां से मुतवा साहब तशरीफ लाते हैं। और मुतवा साहब एक बहुत नेक दिल इंसान है जिनने उर्दू के अंदर एमए किया हुआ है अपना और नदवा शरीफ से वो माशाल्लाह फारिग हैं। और इसके साथ ही जो आपकी एक्टिविटीज रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज रही हैं जिसमें से खास एक्टिविटी रही है कि वो सेक्रेटरी रहे हैं मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी भुज के, जो 1984 से लेकर 1987 तक रहे। इसके बाद वो चेयरमैन रहे मौलाना आजाद शैक्षणिक संघ के
इसके बाद चेयरमैन ऑफ श्री नारा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हैं, चेयरमैन है वो बन्नी पचमम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के, और वो चेयरमैन है नसरुल मुस्लिमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के, और वो चेयरमैन है श्री होटका एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के। और साथ में ही मुतवा साहब गुजरात स्टेट की हज कमेटी के मेंबर रहे हैं, और इसके साथ ही वो मेंबर रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात स्टेट के। ऐसे और साथ में हमेशा से ही एजुकेशन के लिए, समाज के लिए और देश के लिए मुतवा साहब का दिल धड़कता रहता है। बहुत ही राष्ट्रभक्त और देशभक्त मेरे प्यारे भाई जनाब मुतवा साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम में। ये हमारे दोनों अतिथियों का परिचय रहा जो आज आपके सामने रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हम अपने विषय पे आते हैं सीधे सीधे, और चाइना के बारे में जो हम लोग सोचते हैं कि चाइना ने किस तरह से पूरे दुनिया में गदर मचाया हुआ है, गंदगी फैलाई हुई है, और उसकी विस्तारवादी नीतियां, जो गंदी विस्तारवादी नीतियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में, सीसीपी जो उसकी चलाती है और कई जगह सीपीसी भी बोलते हैं उसको, वो जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अंडर में रह के श्री जिंग जी अपनी विस्तारवादी नीतियां, गंदी नीतियां चला रहे हैं देश में, और हमारे भारत को सबसे ज्यादा वो प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत बिल्कुल उनकी सीमाओं से सटा हुआ है। मगर ये बात भी है कि हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है हमारे वीर शहीदों के हाथों से, और इस बार भी खानी पड़ेगी, और इंशाल्लाह कभी भी चाइना के इरादे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अब इसी विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जाऊंगा दुर्गानंद झा साहब के पास, और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो क्या सोचते हैं चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं, और चाइना का जो व्यवहार रहा है भारत के साथ अभी कुछ दिनों में, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जनाब दुर्गानंद झा साहब। मुझे बोलना है? जी भाई साहब, दुर्गानंद जी आपको बोलना है। हाँ, नमस्कार। देखिए 9 में चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ है। उसी ईयर में, उसी वर्ष में तुर्किस्तान पर, इस तुर्किस्तान जिसको अभी हम लोग जिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं, उस पर भी चाइना का कब्जा हो गया था। तो चाइना में वैसे सभी सिटीजन्स के राइट्स बहुत ही सीमित है, या जहाँ साहब की आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं, मुझे लग रहा है उनका कनेक्शन कट गया है किसी तकनीकी खामी के कारण, वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो कोशिश करते हैं मुतवा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल खराबी के कारण कुछ गड़बड़ हो रही है। मुतवा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि महसूस किया। चलिए वो जुड़ गए हैं, जुड़ गया जी। बोलिए भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है दुर्गानंद सर। झा साहब, आपकी आवाज यहाँ पे आ नहीं पा रही है, शायद कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। हम कनेक्शन को 39 डिटेंशन कैंप, हेलो, लगभग 39 डिटेंशन कैंप बने जिनजियांग प्रोविंस, और उसका अगर सम्मिलित एरिया देखिए तो लगभग 140 फुटबॉल के मैदान के बराबर वो एरिया हो जाता है। और उसमें जो अनुमान है उसके अनुसार कम से कम लगभग 20 लाख के आसपास लोगों है। वेलनेस सेंटर तो वहाँ जो है मेंटल डिजीज के रूप में एक ट्रीट किया जा रहा है, और वहाँ जो है कैसे उसको इस्लाम से दूर किया जाए उसके, और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उसका लॉयल्टी कैसे बढ़ाया जाए, इसके वहाँ होते हैं, उसके लिए उसको फोर्स किया जाता है।
अब प्रश्न उठता है जो उस डिटेंशन कैंप में कौन कौन लोग हैं, उसमें कोई तो वैसे कोई बहुत क्राइटेरिया, मोबाइल से कुरान का कोई टेक्निकल खराबी पकड़ करके उस कैंप में दुर्गा जी नेटवर्क में फेल है जो गवर्नमेंट के दुर्गानंद भाई साहब, ऑरेंज लोगों बच्चों का कैंप है, उसमें मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है जो हम सबको वहां वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी ढंग से भागने में सफल हो गए उन लोगों का जो कहना उसके अनुसार मतलब बहुत को परेशान किया जा रहा है। सबके बीच दो तीन चीज जो है वो बहुत ही मायने रखती जहाँ साहब की आवाज नहीं आ रही है। अब इस्लामिक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, दुर्गानंद भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत सारे दर्जनों। मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, आपका वीडियो बंद कर दीजिए तो शायद आपके वहां पे नेटवर्क की थोड़ी कमी लग रही है, तो आपकी वॉइस क्लियर आ जाएगी। हुआ था अपना एकदम आवाज कम आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, जिनजियांग पर या उइगर मुस्लिम के 2006 में जो तो भाई आप थोड़ा देख लीजिए वहां के मुझे लग रहा है कि शायद उनका तकनीकी कारण से उनका कनेक्शन कट गया है भाई साहब का। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अतिथि जो कि हमारे साथ कच्छ और गुजरात से जुड़े हुए हैं, मीर खान मुतवा साहब। मैं मुतवा साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चूंकि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, आप बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई सीमाओं में निवास कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाइना का वहां पे किस तरह से प्रभाव है और पाकिस्तान और चाइना का क्या लिंक है? देखिए, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो लूमड़ी की तरह एक चाल चलता है। 1961-62 में उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उस मौके पर जो हालात थे उस तरह हमने जवाब दिए। लेकिन चाइना को ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त 61-62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि 2020 का भारत जो नरेंद्र मोदी का भारत है। इसीलिए ये जरूरत न करे, अगर जरूरत करेगा तो उसको यकीनन मार खानी पड़ेगी। अभी जैसे आपने देखा कि बॉर्डर पर उन्होंने घिनौनी हरकत की, हमारे वीर जवानों ने बड़ी ताकत से जवाब दिया। इस तरह जवाब दिया कि मुंह की खानी पड़ी उनको। अब रहा पाकिस्तान के बारे में, मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान भी इस तरीके से चीन के गोद में बैठ करके छुपने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तान को मालूम है, दुनिया को मालूम है, जितनी भी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान मार खा चुका है। उसके बावजूद भी चीन की गोद में बैठ करके हरकतें करता है। वो मैं मानता हूं कि इन हरकतों से पाकिस्तान को फायदा भी नहीं होगा। आज भी हमारी कच्छ की बॉर्डर हो या जितनी भी हमारी बॉर्डर हैं, बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत ही ताकत से हम लोग जवाब देने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी पड़ती है बहशते मुस्लिम, के चीन के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया गया है। वहां के उलमा को जेलों में बंद कर दिया गया, वहां मस्जिदों में अजान नहीं पढ़ने दी जाती, और आज भी आतंकवाद का सहारा लेकर के हजारों पढ़े लिखे और आलिम और मौलवियों को उन्होंने कैद में डाल रखा है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है
कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी जमहूरियत कहता है, लेकिन एक अक्षर भी नहीं बोल रहा है। हालांकि दूसरे, यहाँ तक कि अमेरिका ने ये कहा, ये कुछ दिन पहले दिनों की बात है, आगे मैं करीब 4-6 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ, कि अमेरिका ने भी कहा कि भी क्या जुल्म हो रहा है। तो चीन जो हरकतें कर रहा है, वहां के माइनॉरिटी हो या वहां के छोटे लोग हो, उनके साथ जो हरकतें कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये चीन समझ ले कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। वो मैं कहूंगा कि बादल से दबने वाले आसमानी हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो चीन को समझ लेना चाहिए कि अगर वो हरकत करेगा तो उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अब भी हम लोगों ने बड़ी ताकत से उनको रवाना किया। अब देखिए, जो आपने फरमाया कि पाकिस्तान कराकरम की सरहद से यहाँ छुप छुप के पाकिस्तान के कंधे पर चढ़ के कश्मीर चीन आ रहा है, लेकिन समझ ले कि हमारी सरहदें बहुत मजबूत हैं। हम उनको ऐसा जवाब देंगे कि इनको यानी कि छठी का दूध याद आएगा। लेकिन ये मैं अफसोस से कहूंगा कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी जमहूरियत कहता है, वहां मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है उस पर इनकी जबान नहीं खुलती, और यहाँ बैठ करके उनके गोद में बैठ करके गलत हरकतें करता है। लेकिन वो जान ले, चीन हो कि पाकिस्तान हो, वो जान ले ये भारत, ये हिंदुस्तान 1920 का हिंदुस्तान है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आज वो भारत नहीं रह गया है जो 1962 में था, और आज 2020 का भारत है जिसका नेतृत्व एक ऐसे सशक्त आदमी के हाथ में है जो निश्चित रूप से भारत के लिए अपनी रगों में खून को दौड़ाता है, और जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का पूरा समर्थन करते हैं, भारत की सेना का समर्थन करते हैं, और हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इन मजबूत हाथों में भारत देश सुरक्षित भी रहेगा और चाइना डर के मारे कांपता भी रहेगा। दुर्गानंद भाई साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपके पास फिर आता हूं। दुर्गानंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? दुर्गानंद जी, भाई साहब आप, अब हाँ, अब आपका नंबर है भाई साहब, आप बीच में कट गए थे किसी तकनीकी कारण से, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं भाई साहब। आप एक काम कीजिए भाई साहब, आपका वीडियो बंद कर दीजिए, केवल ऑडियो चलाएंगे मेरा तो ये शायद कहना आपकी था आवाज कि आएगी। देखिए क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए, इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा। हेलो, हाँ सुन रहे हैं भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? हेलो। हाँ भाई साहब, आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आ जाएगी। ओआईसी, हाँ, ओआईसी कंट्रीज को इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना चाहिए। ओआईसी कंट्रीज कोई स्टैंड नहीं ले रही है। एक दो स्टैंड थोड़ा बहुत मतलब रिक्वेस्ट वाले टोन में कुछ जो कंडीशन क्या है जरा उस पर थोड़ा आप गौर फरमा लीजिए, ऐसे नहीं होता है। जबकि इंडिया वाले मुद्दे पर बहुतों बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब लहजे में जो है प्रस्ताव पास किया गया है। तो ये एक बड़ी ही मतलब विचित्र स्थिति है, क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक मतलब बहुत ही गलत स्थिति है। इसको उस पर थोड़ा देखने की जरूरत है, जो ऐसी क्यों नहीं बोल रही है। मलेशिया बोले जो हमको चाइना से डर लगता है, इसीलिए चाइना के अगेंस्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एक ये है, लेकिन इसमें अब प्रश्न ये उठता है जो भारत को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है जो भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए, और खास करके यूएनओ में इसमें ले जाना चाहिए, इस ढंग से ट्रीट करते हैं। और यूएनओ का कन्वेंशन है 1993 का, वो कन्वेंशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, उसका पालन करे। उसके बाद यूएनओ का कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको वो फॉलो करे। चाइना किसी को नहीं फॉलो कर रहा है, और चाइना जो है उसको होल्डर है। तो कम से कम बाकी सब कंट्रीज को मिल करके प्रस्ताव पास करना चाहिए, जो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री से पावर यूएनओ में, ऐसे कंट्री को जो कि ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता है,
जो माइनॉरिटी राइट्स को नहीं मानता है, जो कि अपने सिटीजन्स को राइट्स को एक बंद करके रखा है, बाकी इंफॉर्मेशन से जितना वो कट ऑफ कर सकता है, बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके रखता है। तो रिस्पॉन्सिबल को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे WTO है, UNO है, उससे लेना चाहिए, क्योंकि आप क्लोज सोसाइटी को, एक क्लोज कंट्री को, आपको एक लिबरल रिजीम का एक जो विश्व व्यवस्था का इस जो उसका फायदा नहीं लेने देना चाहिए। मेरा ये गुजारिश है भारत सरकार से, जो भारत सरकार इस पर कुछ स्टैंड ले। जी, बहुत अच्छी बात भाई साहब। एक बात और आती है, एक प्रश्न आता है कि जब हम इंटरनेशनल सोसाइटीज की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो अभी बीच के दिनों में भारत का जो रुतबा है वो यूनाइटेड नेशंस में बढ़ा हुआ है। चाहे वो WHO की संस्थाएं हों, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल्स की बात हो, भारत ने अपने कद को बढ़ाया है और भारत की कूटनीति और उसके पावर की वजह से वहां पे उसकी हैसियत बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि चाइना भारत की इस बढ़ते हुए दबदबे को देखकर भी हैरान और परेशान है? जी, चाइना को परेशानी तो है, क्योंकि उसको चैलेंज केवल भारत है जो उसको चैलेंज कर सकता है और कर रहा है। उसके लिए वो एक भारत एक दुस्वप्न की तरफ है। वो तो सोचता है जो पूरे विश्व में हम अमेरिका को हरा देंगे, उसके बाद हमारी तूती बोलेगी। अब उसको लग रहा है जो हमारी विश्व को तो छोड़ दो, भारत एशिया में भी हमारी तूती नहीं बोलने वाली है। तो इसके कारण उसको भारत से बहुत परेशानी हो रही है। मुख्य मुद्दा है जो सारे कम से कम OIC कंट्रीज को, भारत को, बाकी सबको ये UNO में सब एक बहुमत से एक प्रस्ताव UNO के जो परमानेंट मेंबर है चाइना, उस सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे उसको वो परमानेंट मेंबरशिप उससे छीन लेना चाहिए, इसका प्रस्ताव UNO में। तो इससे फिर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। फिर चाइना जो है वो सेंसिटिव होना ह्यूमन राइट्स के प्रति, माइनॉरिटी राइट्स के प्रति वो होना चालू होगा। क्योंकि केवल उइगर मुस्लिमों के साथ बहुत रिप्रेशन है, कुछ ज्यादा है, लेकिन वो बुद्धिस्ट के साथ भी तिब्बत में यही किया है। लेकिन बुद्धिस्ट के साथ भी बहुत रिप्रेशन हुआ है, साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है वो सबके साथ कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे एक राष्ट्र को जो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है, इतना रिप्रेसिव है, उसको एक ये जो सम्मानजनक ओहदा मिला हुआ है UNO में, जो WTO का बेनिफिट लेकर के हर जगह वो मार्केट में छा गया है, तो वो सब उसको उससे उस डिमांड उठ भी रही है, सजा मिलेगा ना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई कि जिस तरह से भारत का दबदबा UN सिक्योरिटी काउंसिल्स में बढ़ रहा है, WHO में बढ़ रहा है और WTO में भी बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में WHO में हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जनाब हर्षवर्धन साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है, जिससे निश्चित रूप से भारत का कद में बहुत ज्यादा फर्क आया है और हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने विश्व में अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया है, बढ़ाया भी और प्रदर्शित भी किया है। मुतवा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चूंकि आप भुज में रहते हैं, कच्छ में, जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, और आप वहाँ बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उससे आप दो चार होते आए होंगे बहुत सालों से, आपको बहुत ही करीबी से मामला मालूम होगा कि किस तरह से वहां पे हरकतें पाकिस्तान कर रहा होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुलासे से थोड़ा बताइए कि बॉर्डर एरियाज में आपको रहने में क्या अनुभव आता है और आप उस अनुभव को पूरे दुनिया के साथ अभी शेयर कर रहे हैं और आपकी बात को बहुत लोग सुन रहे हैं अभी। मैं 1965 से शुरू करूंगा कि 1965 में पहले पाकिस्तान ने शैतानी हरकत की, तो उस मौके पर रास्ते रोड बहुत कम थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि बॉर्डर की 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसने फौज को साथ साकार दिया और इस तरह साथ साकार दिया
कि उनको खाने पीने की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था सब कुछ करके दी। यहाँ तक कि थर पार कर तक हमारे यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान तक पहुंचाया और डट कर मुकाबला किया। और इस तरीके से फौज और सरकार के साथ हमारे यहाँ के जो प्रजा थी, जो पब्लिक थी, उस साथ मिलकर के पाकिस्तान को इस तरह जवाब दिया कि पाकिस्तान की आंखें खुल गई कि बॉर्डर पट्टी पर जो जिनको वो अपने या मुसलमान समझते हैं, उन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इस बॉर्डर को बचाया नहीं, बल्कि ताकत से मुकाबला किया। तो ये एक उस मौके की ऐसी चीज है कि इसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। दूसरी बात, मैं 1971 की बात करूं, उस मौके पर भी यहाँ की जो पब्लिक है, उन्होंने डट करके मुकाबला किया। जो हमारे करीब 100-150 किलोमीटर की बॉर्डर है, वहां छोटे छोटे गांव हैं, पाकिस्तान का वहां से प्लेन आता और बॉम्ब डालने की कोशिश करता, जहां भी लाइटें जलती, लेकिन वहां की प्रजा ने हमेशा इसका मुकाबला किया। यहाँ तक कि जो शहर के लोग, भुज शहर के लोग इधर उधर ट्रांसफर होने लगे, क्योंकि यहाँ लाइटें वगैरह जलती थी। लेकिन जो गामड़े के लोग थे, जो एकदम बॉर्डर के साथ नजदीक जुड़े हुए थे, वो हमेशा डटे रहे, मुकाबला करते थे। और यहाँ तक के लोगों फौज के साथ जाकर के भी पाकिस्तान को अपनी उसकी हैसियत बतला दी। तो इस तरीके से आज भी हमारी जो वहाँ की प्रजा है, वो इस तरीके से बड़ी ताकत से रहती है। और पाकिस्तान की ये हिम्मत भी नहीं हो सकती कि यहाँ पट्टी पर मुस्लिम आबादी है, उसको साथ रख करके मैं कुछ कोशिश कर सकूं। ये आज भी देखिए, वहां भी कभी कभार लोग, वहां पे बॉर्डर है, होता रहता है, तो अगर खबर पड़ती है कि हमारे इस विस्तार का कोई आदमी है, तो उसको फौज पूरी तरह से मारती है कि ये वो लोग हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भारत को साथ साकार देते हैं। तो इस तरीके से मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बॉर्डर जो है, वो मुझे एक मरतबा याद है कि कुछ अफसरान, डीआईजी वगैरह और बॉर्डर के बड़े बड़े लोग, हमारे गुलबेग मियां हुसैन करके एक हमारे चचा थे, और बहुत जाने पहचाने आदमी थे। वो इस तरह के जाने पहचाने आदमी थे कि भारत की फौज को मार्गदर्शन देते थे, वो उनको गाइड करते थे, इस रास्ते से जाइए। फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां, उनको खबर पड़ गई कि ये आदमी सब कुछ गाइड करता है, तो उन पर, उनके घर पर बॉम्ब डालने के लिए पाकिस्तान ने साजिश की। लेकिन भारत सरकार ने इस गुलबेग के मकान को और उनके घर को पूरी को आज तक सुरक्षा सिक्योरिटी दी हुई है कि पाकिस्तान ऐसी गलत हरकत न करे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जो यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि अपने आप को भी जमाए हुए हैं, और भारत की फौज को और भारत की सरहद को उसने, अफसर ने, राणा साहब ने से कहा कि आप लोग तो सरहद के संतरी हैं, आप लोग सरहद के संतरी हैं, आप लोग जो देश के साथ जुड़े हुए हैं, वो आप पर हम लोगों को फख्र है। हम हर जगह ये कहेंगे कि कश के लोग हिंदुस्तान को बचाए हुए, सरहद सुरक्षित तो देश सुरक्षित, सरहद आबाद तो देश आबाद। इस तरीके से ये अल्फाज उन्होंने, राणा साहब ने कह दिए, मुझे याद है। तो ये हमारे अनुभव हैं। और मैं आपसे अर्ज करूं कि 1971 में मेरी फरागत हो चुकी थी, मुझे थीसिस लिखना था। अब मैं घर पे आया तो बॉम्ब पड़ रहे थे, रात को बॉम्ब पड़े, तो जितने भी अलमारियां थी सब जमीन पर सब गिर चुके, और अलमारियां खुल गई। तो मेरी अम्मा उस वक्त हयात थी, तो मैंने कहा कि मुझे थीसिस जमा करना है, मेरा मजमून जमा कराना है कि मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ। तो कहा कि बेटे ऐसे मौके पे क्या था, तो मैंने कहा ये तो पढ़ते रहेंगे, कोई हर्ज नहीं। ये 1970 की बात कर रहा हूँ मैं, 71-72 की। तो इस हालात से हम लोग दो चार हुए। आज भी हमारे यहाँ के जो बॉर्डर के लोग हैं, वो बड़ी खुबारी से रहते हैं, बड़ी हिम्मत से रहते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सरहदी विकास योजना के तहत भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस इलाके को बहुत आबाद करके रखा है। आप छोटे छोटे गांव में जाएंगे, सड़क है, रोड है, पानी है, स्कूल है, कम्युनिटी हॉल है, और भी जितनी भी सुविधा है सब, चाहे
मैं आपसे अर्ज करूं कि एक हमारा छोटा सा गांव है, उसमें 2 वोटर्स थे, वोटिंग देने वाले 2 आदमी, लेकिन स्टाफ के आदमी 7 वहां पे पहुंचे, तो 2 आदमी को भी वोट दिलवाया और पूरी वहां की व्यवस्था की। तो इस तरीके से बॉर्डर पर भारत सरकार भी बहुत ख्याल रखती है, राज्य सरकार भी ख्याल रखती है, और लोग वहां के भी हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। ये अनुभव है और ये चीजें हैं जो मैं मानता हूँ देश के जो शहरों में रहते हैं लोग, उनको याद रखना चाहिए कि बॉर्डर के लोग बड़ी ताकत से बैठे हुए हैं, बॉर्डर सुरक्षित, बॉर्डर आबाद, तो सब आबाद। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत अच्छी आपने एक बात बताई कि देखिए पाकिस्तान के लोग अगर वहाँ भुज और कच्छ के बॉर्डर के लोगों को पकड़ लेते हैं तो बहुत यातनाएं देते हैं और ये समझ के देते हैं कि ये भारत के लोग, जांबाज लोग भारत की सेना की सहायता करते हैं और पाकिस्तान के मंसूबों को, जो नापाक मंसूबे हैं उसको पूरा नहीं होने देते, भले ही वो मुसलमान हो। और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर मुसलमान ही है जिनको वो पकड़ते होंगे, सब मुसलमान हैं और उनको पकड़ते होंगे। ये बात जनता को मालूम होनी चाहिए और इस प्रोग्राम के परिचर्चा के माध्यम से ये बात सामने आई कि पाकिस्तान भारत के मुसलमानों पे भी यातना करता है, उनको बर्बरता करता है अगर वो उनके कब्जे में आ जाते हैं। तो जो भारत में रह के मुसलमान या दूसरे लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने पर मिठाइयां बांटा करते थे, उन लोगों को इन बातों से सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही है, वो हमारा भाई नहीं हो सकता है और उसके नापाक मंसूबे भारत को हमेशा से ही परेशान करते आए हैं। और वो अब अपने बड़े भाई के साथ, बड़े अब्बा के साथ, जिसको चाइना बोलते हैं, मिलके ये दोनों लोग भारत को परेशान और हतोत्साहित करने के लिए लगे रहते हैं। और पाकिस्तान की शय पे ही, पाकिस्तान के ही इशारे पे चाइना ने ये गलवान में अपना जो कृत्य करने की कोशिश की और मुंह की खाई है, उसमें पाकिस्तान का भी बहुत सहयोग है। और पाकिस्तान हमेशा से ही चाहता है कि चीन की ताकत बढ़े, जिससे कि पाकिस्तान भारत से तो लड़ नहीं सकता अकेले से, और वो चीन को सनका सनका के भारत को नुकसान में डालना चाहता है। दुर्गानंद भाई साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। भाई साहब, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ और एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि तिब्बत में जो चाइना ने किया, वो पूरी दुनिया को मालूम है कि तिब्बत की सरकार को, तिब्बत के लोगों को, लाखों लोगों को उसने मारा, मैसाकार्ट किया और तिब्बत पे अधिकार जमा लिया। तो आपको क्या लगता है कि वो तिब्बत में विस्तारवादी अपनी नीति फैला रहा है, तो क्या धीरे धीरे उसके पांव लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं? ये उसी का हम संकेत माने क्या? बिल्कुल। चीन का नीति हमेशा से विस्तारवादी रहा है और वो कहीं भी नहीं रुकने वाला है। वो आप लद्दाख में अभी जो पार्ट है वो दे देंगे, उसके आगे भी दे देंगे, फिर कोई नया सा मैप लेकर के आ जाएंगे, वो कहेंगे जो पूरा जो है अब मंगोल जो है वो यहाँ तक आ गया था, दिल्ली तक आ गया था, तो तक हमारा जो है वो शासन हो गया है। तो इसलिए चाइना जहां है उसको आप वही रोकिए, और रोकिए नहीं, उसको पीछे आपको धकेलना पड़ेगा, उसी में की सुरक्षा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो तिब्बत से निकलती है। आपको वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपका सोर्स ऑफ वाटर जहां है, गंगा है, उसको आप सुरक्षित करें। उसके लिए आवश्यक है जो भारत जो है वो तिब्बत के लोगों का भी समर्थन करे, जिससे तिब्बत जो है फिर से एक ऑटोनोमस रीजन बने और वो के हाथ में हम अपनी वाटर सिक्योरिटी जो है वो जो अभी सौंपे हुए हैं वो ना सौंपे। ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो एनवायरमेंट का कोई चिंता है, जो क्या किसी चीज का एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अपने आर्थिक करने के लिए तैयार है, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसीलिए भारत को केवल लद्दाख नहीं, तिब्बत के बारे, जहां तक कि भारत का उद्गम स्रोत है वहां तक के बारे में एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए, जो वहां तक भारत का कब्जा रहे। ये आवश्यक वाटर सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो हम लोग हमेशा चाइना पर डिपेंडेंट रहेंगे। ये मेरा भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है, जो फ्यूचर में ऐसा प्लान बनाए जो कैसे हम, जिससे हमारी वाटर सिक्योरिटी सुरक्षित रहे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
इसमें एक बात और है कि तिब्बत को हमेशा से ही भारत सहयोग करता रहा है और हम चाहते हैं कि तिब्बत एक स्वायत्त राज्य, जिसको सोवरेन स्टेट बोलते हैं, खुद मुख्तियार जिसको हम बोलते हैं, वो बन के उभरेगा जल्दी ही। और तिब्बत की जो निर्वसित सरकार है, जो अभी धर्मशाला में चल रही है, भारत में चल रही है, वो एक दिन यकीनन तिब्बत में जाएगी, लासा में जाएगा, लासा फिर से आबाद होगा और तिब्बत की राजधानी बनेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना की आपने जो बात कही कि हमें चाइना को पीछे ढकेलना पड़ेगा और चाइना की विस्तारवादी नीतियों को हमें बहुत ताकत के साथ रोकना पड़ेगा, ऐसे आप दोनों वक्ताओं ने कहने की कोशिश की है। आप दोनों मेहमानों ने खास तौर पे इस बात पे प्रहार करने की कोशिश की कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति कर रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत की सीमाओं को जो है तार करने की कोशिश कर रहे हैं, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिक्र की बात इसलिए नहीं है कि हमारी बहादुर सेना हमेशा से ही उनका मुंह तोड़ जवाब देती रही है, इस बार भी देगी। भले ही हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हों, मगर हमारी पूरी सेना का मनोबल कभी कम नहीं पड़ सकता, हम भारतीयों का मनोबल कभी कम नहीं पड़ सकता। और हम अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के हम अपनी भारत की सरकार के साथ खड़े हुए हैं और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ में ही एक हम बार बार अपील करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि स्वावलंबन भारत की, हम सबको स्वावलंबन भारत के तहत अपने भारत के ही सामान को अपनाना चाहिए, अपने भारत में ही बने हुए सामान की इज्जत करना चाहिए और भारत की इंडस्ट्रीज जो है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिसको हम कुटीर उद्योग बोला करते थे, और जो हमारे गांव में बसने वाले रोजगार हैं, उनको मजबूती देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए चाइना के माल के ऊपर। भले ही चाइना का माल कितना भी अच्छा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत का माल कितना भी खुरदुरा होगा, हम उसी को लेंगे, महंगा होगा तो भी हम उसको ही लेंगे। हम अपने भारतीय भाई के माल के बनाए हुए सामान की इज्जत करेंगे और भारत से चाइना की जो आर्थिक कमर मजबूत होती है, हम उसको तोड़ देंगे और चाइना के माल का हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। यही बात करते हुए मैं आप दोनों मेहमानों का, आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अपने कीमती समय में से चाइना को मजम्मत करने के लिए समय निकाला, अपना वक्त दिया और आपने ये प्रदर्शित किया, दुर्गानंद झा साहब और मीर खान मुतवा जी ने, कि आप भारत के सच्चे सिपाही हैं, भारत की जान है और भारत माता पे आपको फक्र है और भारत माता भी आप पे फक्र करती होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद सिराज भाई। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।